हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं और ये किस तरह से वजूद में आते हैं और ब्लैक होल्स का न्यूट्रॉन स्टार के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इन सब को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्लैक होल को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्टार फॉर्मेशन किस तरह होती है, हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि ब्लैक होल्स की जड़ वहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले जो यूनिवर्स में स्कैटर्ड फॉर्म में जो क्लाउड्स हैं, इंटरस्टेलर क्लाउड्स जो कि डस्ट फॉर्म में है या गैशियस फॉर्म में है, वो सब ग्रेविटी की वजह से क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के। और जब जितने क्लोज होता जाते हैं उतना ही उनकी अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होती है। और फिर इस तरह से जब वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, वो एक स्टार बनाते हैं या प्लेनेट बनाते हैं। अगर वो साइज़ में छोटे हों तो प्लैनेट्स बनते हैं, अगर साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हों तो स्टार्स बनते हैं। तो इस तरह स्टार का एक वजूद में आते हैं, स्टार्स वजूद में आते हैं, यानी कि स्टार्स फॉर्म। अब स्टार्स बनने के बाद स्टार के कोर में जो बड़ा सितारा सितारा होता है, स्टार, या जो हमारा जो सन है, ये भी एक किस्म का स्टार है। ये छोटे स्टार्स में इसका शुमार होता है, ये कोई बड़ा स्टार नहीं है हमारे यूनिवर्स में। तो जब स्टार बनता है तो उसके कोर में, उसके अंदर, उसके कोर में क्या होता है, रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन का इब्तिदा होता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है, हीट पैदा होती है, हीट, लाइट और रेडिएशन निकलते हैं और वो सब बाहर की तरफ फैलते हैं, चारों तरफ कोर में पैदा होते हैं। किसी भी स्टार के कोर में रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, कि जिसमें एटम्स फ्यूज़ होते हैं। मोस्टली जो यूनिवर्स में जो एटम जो फ्यूज़ होते हैं इन स्टार्स में, वो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर फ्यूज़ होकर वो क्या बनाते हैं, हीलियम एटम बनाते हैं। और ये हीलियम बनाने का जो प्रोसेस है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, ये चलता रहता है। इसी तरह से चलता रहता है। एक वक्त आ जाता है कि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ क्या रह जाते हैं, हीलियम एटम्स रह जाते हैं। अब ये हीलियम एटम्स, हीलियम के जो एटम्स हैं, ये भी क्या होते हैं, फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। ये खुद में फ्यूज़ होकर कार्बन एटम बनाते हैं, कार्बन में तब्दील होते हैं। और ये प्रोसेस भी चलता रहता है कई अरसे तक। अब इनकी भी एक लिमिट होती है। ये कार्बन एटम एक वक्त में जाकर ये भी फ्यूज़ होंगे। जब हीलियम जो एटम है, इसको हम फ्यूल कह सकते हैं, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो कार्बन से क्या हो जाएंगे, कार्बन खुद आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, कार्बन के एटम्स, और क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन एटम बनाएंगे, ऑक्सीजन में कन्वर्ट किए जाएंगे। अब ऑक्सीजन भी देखें, ऑक्सीजन मज़ीद क्या होगा, सिलिकॉन और सल्फ़र में कन्वर्ट होगा, यानी कि उसमें फ्यूज़ होगा। और फिर आगे जाकर ये क्या किस में कन्वर्ट होंगे, आयरन में कन्वर्ट हो गए। ये फ्यूज़ होकर आयरन बनाएंगे, यानी कि लोहा बनाएंगे। अब मसला ये है कि लोहा जो है, लोहा, आयरन, ये मज़ीद फ्यूज़ नहीं हो सकता, इसके एटम्स फ्यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूज़ होने से पहले ही इसका जो न्यूक्लियस है वो पिघल जाता है। न्यूक्लियस, जो आयरन का जो न्यूक्लियस है वो पिघल जाता है फ्यूज़ होने से पहले। तो इस सूरत में क्या होता है कि स्टार क्या होता है, उसकी फ्यूल ख़त्म हो जाती है स्टार की। इस सूरत में स्टार का जो फ्यूल है, जो उसको चलाता है, जो उसको हीट देता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब देखें ये हीट क्या होता है, ये हीट जब बाहर आता है, जहाँ हीट होती है ना, ये बात याद रख लें कि जहाँ हीट होती है वहाँ लाइट होती है। तो ये जो हीट है, ये जो बाहर की तरफ जाती है, वो कोर से जब बाहर की तरफ जाती है तो बहुत एनर्जी अपने साथ लेकर जाती है, एनर्जी, रेडिएशन, लाइट्स, बहुत कुछ अपने साथ बाहर ले जाती है। और इस वजह से स्टार्स हमें शाइन करते हुए दिखाई देते हैं आसमान में। अब मसला ये था कि जो इनका फ्यूल था, मज़ीद फ्यूजन नहीं हुआ। जो इन स्टार्स में जो बड़े बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में होता था, जो ये फ्यूजन का जो प्रोसेस होता था, ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, जिससे बहुत बड़े मसाइल पैदा होते हैं। मसाइल ये पैदा होते हैं कि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, जो अंदर की तरफ उसको खींचती है, अंदर की तरफ उसको पुश करती है या पुल करती है, अंदर की तरफ उसको धकेलती है किसी भी मैटर को। और एक होती है उसके
इंटरनल एनर्जी, इंटरनल फोर्स जो कि रेडिएशन, हीट और लाइट की सूरत में बाहर की तरफ जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, जिसके नतीजे में स्टार की ज़िंदगी बरकरार रहती है। और जब ये इंटरनल फोर्स ख़त्म हो जाएगा तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, ये स्टार जो भी है, जो भी स्टार है, ये डिसबैलेंस हो जाएगा, इसके बैलेंस ख़त्म हो जाएगा और फिर ये अपने आप में ही कोलैप्स कर जाएगा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी कि एक तरफ से वो फोर्स ख़त्म हो गई तो दूसरी तरफ से वो फोर्स डोमिनेंट हो गई और फिर क्या होगा, यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, जिसके नतीजे में कई चीज़ें बनती हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्टार छोटा है, बहुत छोटा, तो पहले रेड जायंट बनता है और उसके बाद आगे चलकर प्रोसेस से वो वाइट ड्वार्फ बन जाता है। और अगर स्टार बड़ा हो तो वो क्या बन जाता है, उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या बन जाता है, वो सुपर रेड जायंट बन जाता है, जिसके बाद उसका कोर जो रह जाता है, किसी भी स्टार का जो कोर, अगर वो कोर छोटा है तो वो क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार। और अगर कोर बड़ा हो तो वो ब्लैक होल में तब्दील होता है। अब दोस्तों, हमने ये तो जान लिया है कि किस तरह से न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं और किस तरह से ब्लैक होल्स बनते हैं। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है अजीज़ान मन के जो न्यूट्रॉन स्टार है वो एज़ कम्पेयर टू ब्लैक होल, उसका जो वेट या जो मास है वो कम होता है। क्यों कम होता है? वैसे तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि आप अर्थ के मुकाबले में इसकी कंपैरिजन करें तो अगर आप न्यूट्रॉन स्टार का जो मैटर है वहाँ न्यूट्रॉन स्टार से टी स्पून के जितना अगर आप मैटर वहाँ से उठा लेंगे तो उसका वेट कितना होगा मालूम है? माउंट एवरेस्ट के जितना उसका वेट होगा इस अर्थ पर। अब सवाल ये है कि इस तरह क्यों बनता है, ये क्यों ऐसा होता है, इतना ज़्यादा वेट क्यों होता है, इतना कम उसका जो मैटर हमने लिया है, तो फिर इतना ज़्यादा क्यों होता है? अब इसकी वजह क्या है अजीज़ान मन? इसकी वजह यह है कि न्यूट्रॉन स्टार के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनके दरमियान, उसके बीच डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं। अब आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार क्यों कहते हैं। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि किसी भी एटम के कोर में क्या होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फ्यूज़ कर देता है आपस में, जिससे न्यूट्रॉन बन जाता है। तो इससे न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन होती है इस तरह। तो ये बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं लेकिन ये लाइट इमिट करते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वी आर कंपेयरिंग विद ब्लैक होल्स। अब आते हैं ब्लैक होल्स की तरफ। ब्लैक होल्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी जो फोर्स है, उसकी ताकत है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लाइट की स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतने रफ्तार से लाइट जाती है और वेट भी नहीं होती, मास भी नहीं होती है लाइट की। इसके बावजूद लाइट को वो अपने अंदर ट्रैप कर देता है, लाइट को अफेक्ट करता है ब्लैक होल। इतना पावरफुल कि लाइट भी ब्लैक होल से इस्केप नहीं कर सकता, बल्कि उसके अंदर ट्रैप हो जाता है और इसी वजह से उसका नाम भी क्या है, ब्लैक होल। क्या मतलब है ब्लैक होल? कि हम उसको नहीं देख सकते। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम उसको नहीं देख सकते तो किस तरह से हमने उसका पता लगाया, किस तरह से हमने उसको डिटेक्ट किया? तो अजीज़ान मन, हमने ब्लैक होल्स को यानी कि बरह रास्त उनका मुशाहिदा करके, उनको देख कर उनको डिटेक्ट नहीं किया है, बल्कि हमने उनके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के इफ़ेक्ट की वजह से उनका पता लगा लिया है कि किस तरह से वो अपने आसपास के, अपने इर्द गिर्द के जोन में किस तरह से दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बात हो रही थी लाइट की। तो जब लाइट किसी ब्लैक होल से टकराती है तो वो वापस नहीं आती, उसका वापस आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अपने अंदर उसको ट्रैप कर देती है। इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि उसने, ब्लैक होल ने स्पेस टाइम को इतना ज़्यादा बेंड किया होता है कि लाइट भी वहाँ से इस्केप नहीं कर सकती। अब जो यहाँ मैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइंटिस्ट ने
एक रियल ब्लैक होल की तस्वीर ली है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द उसकी लाइट चमक रही हो और सेंटर में उसके सेंटर में क्या है, ब्लैक ही ब्लैक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो बाहर की जो रोशनी है ये तो हमें क्यों दिख रही है, ये तो दिख रही है, क्यों दिख रही है? तो अजीज़ान मन, ये एक्रीशन डिस्क, इसको जो बाहर का जो हिस्सा है जहाँ लाइट आपको दिख रही है, इस हिस्से को क्या कहते हैं? एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये वहाँ की लाइट है जो लाइट इसके बाहर है, यानी कि इवेंट होराइजन से बाहर है। ये इवेंट होराइजन के अंदर नहीं है। इवेंट होराइजन के अंदर का जो लाइट जाती है ना, वहाँ से वापस आना इम्पॉसिबल है। तो ये जो लाइट हमें दिखाई दे रही है ये इवेंट होराइजन से बाहर है और एक्रीशन डिस्क में ट्रैप हुई लाइट है और बहुत सारा डस्ट है। आप समझ सकते हैं, बहुत सारा डस्ट और ये जो स्पेस में घूमते हैं, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स वगैरह, ये सब वहाँ घूमते हैं, क्रेटर्स वगैरह, उसके गर्द बहुत फास्ट स्पीड में घूमते हैं, रोटेट करते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, आपस में फ्रिक्शन करते हैं। फ्रिक्शन करने की वजह से वहाँ हीट पैदा होती है और वो चमकने लगते हैं, हीट अप होती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं वो, यानी कि लाइट अप होती हैं। और ये वही लाइट हैं जो हमें ब्लैक होल के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। अब जो लाइट दूसरे स्टार से आती है, यानी कि ब्लैक होल्स के पीछे जो स्टार्स हैं उनसे जो लाइट आती है उसको हम देख सकते हैं किसी हद तक उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ आकर बेंड होकर हम तक पहुँचती है। अब मज़े की बात यह है कि लाइट की जो स्पीड है ये कांस्टेंट है, तब्दील नहीं होती। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया था, E इज इक्वल टू mc²। इस इक्वेशन के मुताबिक लाइट का जो स्पीड के जो रफ्तार है, स्पीड, ये कांस्टेंट है, नहीं बदलता। अब देखें, जब वो लाइट किसी ब्लैक होल के जोन के आसपास से गुजरने की कोशिश करता है तो ब्लैक होल क्या करता है, उसको बेंड कर देता है। ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको बेंड करता है, जिसकी वजह से वो लाइट की जो स्पीड है उस पर कंप्रोमाइज़ होती है, लाइट की स्पीड। लेकिन कुदरत अपने कवानीन नहीं तोड़ती। इस वजह से लाइट के स्पीड पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, इस वजह से क्या होता है, टाइम रुक जाता है। और ये आपने कई बार सुना होगा कि ब्लैक होल के पास जाएंगे तो हम फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं। तो आज आपने वो भी जान लिया कि किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम रुक जाता है। ब्लैक होल जो पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहाँ जब अगर आप जाएंगे ना तो टाइम आपके लिए रुक जाएगा। उसकी वजह भी यही है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या हमारा जो सूरज है, सन, क्या ये भी कभी ब्लैक होल बन सकता है या नहीं? तो अजीज़ान मन, इम्पॉसिबल, ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये साइज़ के लिहाज से नॉट इनफ है, इनसफिशेंट है। ये मास और डायमीटर के लिहाज से एलिजिबल नहीं है ब्लैक होल बनने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये करोड़ों साल बाद में अगर इसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोई न्यूट्रॉन स्टार या फिर वाइट ड्वार्फ ही बन सकता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं बन सकता है। और ब्लैक होल बनने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए जो उसको कोलैप्स करे अपने आप में ही। और अजीज़ान मन, आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक अलहदा वीडियो बनाया है जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने समझाया है कि किस तरह से पास्ट और फ्यूचर में हम ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक सवाल है, तो इसको मैंने क्लियर किया है। लेकिन उससे पहले अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और साइंटिफिक लॉजिक पर बेस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।